हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और द बार मैग्नेट। जो हमने बार मैग्नेट कल लिया था, जिसमें हमने एक्सियल लाइन के ऊपर किसी भी एक पॉइंट पे हमने क्या निकाली थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। आज हम क्या निकालेंगे, वही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। मैंने आपको कल दोनों बता दी थी, एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स। ठीक है, क्लास 12 यूनिट 3rd यूनिट का सी चैप्टर हमारा ये चल रहा है और लेक्चर आपका ये 5th लेक्चर इसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो टॉपिक जो है आज का हमारा वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, on the equatorial line of a magnet at any point। हमें ये चीज जो है निकालनी है यहाँ से। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन के बारे में मैंने आपको बताया था कल कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है हमारे पास। इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो एक मैग्नेट को क्या करे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि जो उसके बिल्कुल सेंटर से होके पास हो, वो हमारे पास क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल का मतलब इक्वल टू पार्ट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन के अंदर हमने लेना है, सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे कि हमारे पास, हमने मान लिया लेट अस सपोज कि एक बार मैग्नेट है। ये हमने एक बार मैग्नेट ले लिया, जैसे कल जो हमने माना था सेम वही बार मैग्नेट हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, दिस इज ए बार मैग्नेट, दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल। ठीक है, ये हमने ले लिया, इसका मान लिया ये हमारे पास क्या है, इसका सेंटर है O। ठीक है ना, तो इस O सेंटर से, यानी कि जो लाइन इसके सेंटर से पास होकर निकले वो इक्वेटोरियल लाइन होती है। तो हमारे पास इसके इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या लेना है, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट मान लेना है। हमने मान लिया कि ये एक पॉइंट है हमारे पास P पॉइंट, जिसकी डिस्टेंस जो है हमारे पास वो कितनी है, यहाँ से D डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस है, D डिस्टेंस। हमने यहाँ पे इस सेंटर से जो ये डिस्टेंस है वो कितनी मान ली, यहाँ पे D डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होगी कितनी मान ली हमने, D। ठीक है, मैग्नेट जो है उसका आपको पता है कि मैग्नेट की जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी है, दिस इज 12 लेंथ है टोटल। कितनी है, 12 लेंथ है, जिसमें यहाँ से लेके और यहाँ तक की लेंथ जो है हमारे पास वो कितनी है, L, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, L। ये O। ठीक है, ये हमारे पास हो गया यहाँ पे, दिस इज द 12 लेंथ टोटल, L लेंथ यहाँ पे और L लेंथ ये हो गया हमारे पास। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है हमने वही सेम M लेके चलना है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ दोनों ही पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, M इसकी है, M इसकी। इस पॉइंट में सेम वही चीजें हम करेंगे कि यहाँ पे अगर हम क्या लेके आए, एक मैग्नेट लेके आते हैं, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पे रखेंगे, तो उसकी जो यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, 1, यानी कि यूनिटी पोल स्ट्रेंथ का हमने मैग्नेट यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो सेम वही चीज यहाँ पे करनी है। तो देखो इस पॉइंट पे रखने के बाद अब यहाँ पे पहले इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे इसको। तो इसमें कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए मैग्नेट of magnetic pole strength M। ठीक है, and 12 लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है 12 और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितना है, M है। ठीक है, लेट ए पॉइंट, लेट इसमें लिखो एक बार मैग्नेट या नॉर्थ पोल लिख लो आप इसके अंदर, लेट ए नॉर्थ पोल ऑफ
यूनिट स्ट्रेंथ, ठीक है, नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ, let a north pole of unit strength placed at a point P, placed at a point P, here OP is equal to D. OP को हमने क्या मान लिया यहाँ पे, D मान लिया, ठीक है। here OP is equal to कितना है हमारे पास, D हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले हम यहाँ पे फिर से वही जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू नॉर्थ पोल इस पॉइंट पे एंड ड्यू टू साउथ पोल इस पॉइंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे पहले नॉर्थ पोल की वजह से, नॉर्थ पोल की वजह से कितनी होगी यहाँ पे स्ट्रेंथ, और साउथ पोल की वजह से कितनी होगी यहाँ पे स्ट्रेंथ, वो दोनों निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे द मैग्नेटिक फील्ड field at point P due to n pole, सेम उसी तरह करना है, ड्यू टू n पोल करेंगे तो ड्यू टू n पोल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ले ली हमने, कितनी है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, m1 कितना है हमारे पास m, m2 कितना है 1, सिंगल स्ट्रेंथ है उसकी यूनिटी, अपॉन r स्क्वायर, r कितना है हमारे पास pn का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे pn की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है l डिस्टेंस है, ये कितनी है d है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, देखो ये जो एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सीधा इसके सेंटर पे आ रहा है, तो उसकी वजह से हम ये क्या हो गया हमारे पास, कैसे हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल होगी, जिसकी वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, ये इसका हाइपोटेनियस, दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस इज b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर द रूट, ये हो गया pn की वैल्यू होगी हमारे पास, ये b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर द रूट, सेम इसी तरह से इसकी वैल्यू भी यही होगी, दिस इज आल्सो b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है ना भाई। pn की वैल्यू कितनी है, इतनी, और pn स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इस वैल्यू को क्या लिखेंगे हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन pn की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर किया है ना हमने, स्क्वायर रूट था, इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बचेगा क्या हमारे पास, d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिस इज, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर हमने मान ली 1, ठीक है। सेम इसी तरह से अब हमने क्या करना है, पहले इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर लेते हैं, चलो यहाँ पे। अब देखो इस पॉइंट पे अब फील्ड निकालनी, उसकी डायरेक्शन देखो किधर लगेगी। अब डायरेक्शन देखो, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है हमारे पास, ये कैसा रखा है यहाँ पे नॉर्थ पोल, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन किधर होगी हमारे पास, इधर होगी, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है ना। बी की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी हमारे पास ऊपर के साइड में, ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा तो सीधा जाएगा ऊपर स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्शन किधर है हमारे पास, पहले इसकी डायरेक्शन लिख लेते हैं, टुवर्ड्स NP प्रोड्यूस्ड, NP प्रोड्यूस्ड, भाई NP जो है वो आगे चला गया तो NP प्रोड्यूस्ड बोलते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था ये चीज, टुवर्ड्स NP प्रोड्यूस्ड, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर ये जो है, आगे चलो इसको बाद में करेंगे कंपोनेंट नंबर 1, पहले इसको इक्वेशंस निकाल लेते हैं दोनों। दूसरी इक्वेशन निकालेंगे हम यहाँ पे, द मैग्नेटिक फील्ड, सेम यही मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू S पोल, S पोल की वजह से क्या होगी हमारे पास, सेम हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, उसको B डैश मान लेंगे, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, m1 कितना है m2 कितना है 1, अपॉन डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ps का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
m अपॉन पी एस की वैल्यू कितनी है, ये आ जाएगी हमारे पास डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी देखो, अब ये एस पोल है, ये कैसा है नॉर्थ पोल, ये क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी डैश। ठीक है, तो किधर आ रहा है नीचे आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी हमारे पास टुवर्ड्स पीएस। ठीक है ना, टुवर्ड्स पीएस, पी से एस की तरफ, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ये दोनों एंगल में है, एंगल में है ना भाई, देखो हमारे पास ये एंगल अगर थीटा बन रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल थीटा है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी क्या बनेगा देखो इसके साथ में, जैसे हमने उसमें किया था उसी तरह से करेंगे इसको। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ एंगल कैसे आएंगे इसके अंदर सारी चीजें। अब इनके कंपोनेंट्स ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, तो कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो कंपोनेंट आपको आते हैं ब्रेक करने सभी को। अब इसके जो कंपोनेंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इसके परपेंडिकुलर, भाई ये वाला तो क्या हो गया रिजल्टेंट, और इसके कंपोनेंट क्या करेंगे हमारे पास इसके परपेंडिकुलर बनेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेते हैं हम साथ में। ठीक है, तो ये एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका ये बन गया बी का एक कंपोनेंट हमारे पास ये बन गया, और दूसरा कंपोनेंट ये बन गया। ठीक है ना, अब ये आ गया ना बीच में, ये क्या हो गया रिजल्टेंट, और ये क्या हो गया इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गए। ठीक है ना, तो इसका एक कंपोनेंट ये वाला बन गया, इसका एक कंपोनेंट ये वाला बन गया। अब बात आती है हमारे पास इसमें से साइन कंपोनेंट कौन सा है और कोस कंपोनेंट कौन सा है। तो साइन कंपोनेंट कौन सा होता है हमारे पास, साइन कंपोनेंट वो होता है जिसके साथ एंगल नहीं होता। जैसे कंपोनेंट हम ब्रेक करते हैं तो इस टाइप से करते हैं, ये कंपोनेंट मान लो ब्रेक किया हमने और इसके साथ में एंगल है, तो जिसके साथ एंगल होता है वो कोस का होता है कंपोनेंट, और जिसके साथ एंगल नहीं होता वो क्या होता है साइन का कंपोनेंट। ये तो +1 में किया हुआ है हमने, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको ये, ठीक है ना। तो इस चीज को हमने क्या करना है यहाँ पे, अब देखो एंगल देखना है। अब एंगल यहाँ पे हमने मान लिया कि ये जो एंगल बनता है हमारे पास भाई n जो है इसके साथ में जो एंगल बन रहा है, मान लो ये क्या है थीटा, ठीक है ना, तो इसके साथ में ये वाला थीटा है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास थीटा एंगल होगा। देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना भाई, ये वाला एंगल इसके साथ में ये लाइन बिल्कुल सीधी चल रही है, यही वाली तो लाइन है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक ही तो है, पूरी सीधी तो जा रही है ऊपर प्रोड्यूस वाली, तो इसके साथ में ये वाली लाइन और इसके साथ में ये वाली लाइन, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा सेम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं हम इनको। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ठीक है ना। तो ये कंपोनेंट कैसा हुआ इसका b sin थीटा, और ये कंपोनेंट कैसा हुआ इसका b cos थीटा। समझ में आ गई बात कैसे आएगा, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई बात नहीं है। दूसरा देखो s वाली से लेंगे तो हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन वो किधर आ रही है, नीचे की साइड है, नीचे की साइड में आ रहा है ना ये, तो इसके भी कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे, कंपोनेंट इसके ब्रेक होंगे हमारे पास, तो इसके भी कंपोनेंट ब्रेक करेंगे 90 डिग्री परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट तो इसका ये इधर आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट नीचे की साइड में, देखो परपेंडिकुलर हो गया ये रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसके ब्रेक कर लेंगे। अब इसके भी क्या होगा हमारे पास, देखो ये एंगल अगर यहाँ पे थीटा है तो ये एंगल यहाँ पे क्या है थीटा है हमारे पास, देखो ठीक है ना, ये एंगल जो है ये थीटा है, तो ये भी क्या है हमारे पास थीटा है। जेड बन रहा है ना, ये जेड ऐसे बनता है मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है हमारे पास, इसी टाइप से होता है ना। तो जेड बना हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, दिस इज b डैश cos थीटा, और ये जो नीचे आएगा ये क्या होगा हमारे पास b डैश sin थीटा। अब देखो मैग्नीट्यूड ये वाला और ये वाला दोनों इक्वेशन में मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है सेम, तो अगर हमारे पास b डैश और b दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, आपका क्या है मैग्नीट्यूड अगर दोनों का सेम है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों क्या है हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ सेम है दोनों की दोनों, भाई b डैश भी उतना ही है b भी इतना ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है तो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे वो भी सेम ही जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखो इसके अंदर b sin थीटा ऊपर की तरफ और b डैश sin थीटा नीचे की तरफ, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है सेम और डायरेक्शन क्या है अपोजिट, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये दोनों जो कंपोनेंट हमारे पास b cos थीटा और b डैश cos थीटा ये क्या जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इन सब चीजों को हमने लिख लेना है, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो इसको मैं हटा देता हूँ,
ये हो जाएगा आपके पास इनको आप ये कह सकते हो कि कंपोनेंट आप इनके बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, डिवाइड इन कंपोनेंट, डिवाइड यहाँ पे आप ये लिख सकते हो B एंड D डैश इन कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स में इसको दोनों को डिवाइड कर लेंगे, एक ही जगह लिख लेते हैं दोनों को। तो B जो है हमारे पास वो क्या होगी, हमारे पास दिस इज B sin थीटा, इसको हम नाम देते हैं OP प्रोड्यूस। भाई ये OP लाइन है, इसके ऊपर जा रहा है OP प्रोड्यूस, ठीक है ना। B sin थीटा अलोंग OP प्रोड्यूस, ठीक है। एंड B cos थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास B cos थीटा किधर आएगा, अलोंग, इसको मैंने एक नाम दे दिया इधर, ये मान लेते हैं हम क्या है, दिस इज द x अलोंग px, ठीक है। सेम इसी तरह से b डैश sin थीटा किधर है हमारे पास, p से o की तरफ, b डैश sin थीटा किधर आ रहा है, p से o की तरफ, तो इसको क्या लिखेंगे, अलोंग PO, ठीक है। और B डैश cos थीटा ये किधर है हमारे पास, अलोंग PX, वो PX की साइड है। B डैश cos थीटा किधर है, PX की साइड है, तो ये अलोंग PX हो जाएगा, ये अलोंग PO हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास OP प्रोड्यूस। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे देखो दोनों कंपोनेंट साइन कंपोनेंट जो है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम इस चीज को लिख लेंगे एज साइन कंपोनेंट आर इक्वल एंड ऑपोजिट, बिकॉज, क्यों है ये वैसे, बिकॉज क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों फील्ड का क्या है हमारे पास, सेम है, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे आप लिख सकते हो क्योंकि ये क्या आ जाएगा आपके पास, B इज इक्वल टू B डैश है हमारे पास, B इज इक्वल टू B डैश है, इसलिए हमारे पास दोनों जो कंपोनेंट है साइन वाले वो क्या है, इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दे आर कैंसिल आउट, दे आर कैंसिल आउट, ठीक है ना। वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और जो दोनों बाकी जो कंपोनेंट है एंड साइन कंपोनेंट्स आर, वो क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, ठीक है ना। देन नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या रहेगी, इसकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारे पास वो क्या होगी, देन द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज, क्या होगी आपके पास, दिस इज, इसको हमने मान लिया B2, फर्स्ट वाले में B1 निकाल माना था, इसमें हम B2 मान लेंगे इसको। B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, B2 इज इक्वल टू दोनों कंपोनेंट्स को जोड़ देंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, B cos थीटा और प्लस B डैश cos थीटा। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे देखो B और B डैश दोनों क्या है, इक्वल है, तो दोनों में से एक ही ले सकते हैं, चाहे B की जगह B डैश लिख लो या B डैश की जगह B लिख लो, ठीक है ना। तो B2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, देन B2 इज इक्वल टू दिस इज 2B डैश cos थीटा, ठीक है, 2B डैश cos थीटा, ये आ गया आपके पास, ठीक है। 2B डैश cos थीटा और 2B डैश cos थीटा दोनों को जोड़ेंगे, हमारे पास एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो किधर जा रहे हैं, अलोंग PX, तो डायरेक्शन मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, B डैश की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। पुट वैल्यू ऑफ B डैश इन इक्वेशन 3, जो थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास B2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। B2 इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है, d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू cos थीटा, ठीक है, d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू cos थीटा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब cos थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। cos थीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल ले लो,
उनसे क्या निकाल लेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। cos क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है l, हाइपोटेन्यूज क्या है d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो cos थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, l अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसलिए v2 इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू इसकी वैल्यू रखेंगे, दिस इज l अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर द रूट। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है ना, l अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से देखो v2 की वैल्यू जो है इसको आगे सोल्व करेंगे हम। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे। देन v2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 2l इंटू m, यहाँ पे फिर वही चीज बन रही है 2l इंटू m। ये क्या बन गया, क्या बन गया हमारे पास, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m कैपिटल M बन जाएगा ये। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो इसको क्या लिख देंगे, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, दिस इज m अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, देखो इसकी पावर कितनी है 1, सेम है बेस दोनों, तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर कितनी है 1/2 है। ठीक है ना, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 3/2, ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख देंगे रीजन करके, क्योंकि 2l इंटू m इज इक्वल टू m होता है। ठीक है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है। ठीक है ना, तो अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे, देन v2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो सॉरी यहाँ पे पहले हम कंडीशन लगाएंगे दोबारा से कि अगर हमारे पास मैग्नेट क्या हो, बहुत ही छोटा हो, मैग्नेट छोटा है इसका मतलब ये लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा कम है इस लेंथ के कंपैरिजन में। ठीक है ना, तो इस लेंथ के कंपैरिजन में ये कम है, तो ये क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, एज मैग्नेट इज स्मॉल, मैग्नेट स्मॉल है इसलिए हमारे पास क्या होगा, इसलिए d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, या d स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l स्क्वायर, तो l स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, देन v2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा m अपॉन, यहाँ पे देखो l स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो l स्क्वायर तो 0, बाकी बच गया क्या, d स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना, तो यहाँ पे d स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ साइड में, d स्क्वायर की पावर अगर हम 3/2 करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा d³ बच जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास d³। ठीक है, और डायरेक्शन किधर होगी हमारे पास, अलोंग px। ठीक है ना, अलोंग px, समझ में आ रही बात, अलोंग px, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई, हमने ले ली इक्वेशन नंबर 4। अब इसके अंदर हमने एक्चुअली हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है ना, अब आपसे कई बार जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में एट ए सेम पॉइंट यानी कि एट ए सेम डिस्टेंस क्या रिलेशन है वो बताओ। ठीक है ना, तो उस रिलेशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने लास्ट जो एक्सप्रेशन निकाला है उसकी वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है ना, b1 हमने निकाला था, b1 की वैल्यू कितनी है मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, b1 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा आपके पास m अपॉन d³, यही था। और ये था हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन d³, वो कितना था 2m था यहाँ पे, सॉरी। ठीक है ना, ये तो था आपके पास b1 और ये क्या है b2। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों को, डिवाइड b1 एंड b2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास b1 अपॉन
v2 इज इक्वल टू, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली 2 बचेगा हमारे पास में। ठीक है, तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, देन v1 इज इक्वल टू 2v2, यानी कि एट ए सेम डिस्टेंस d के ऊपर, अगर हमने, क्योंकि देखो यहाँ पे भी d डिस्टेंस ली है और वहां पे भी d डिस्टेंस पे निकाला था कल, तो दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम। d डिस्टेंस के ऊपर, एक सेम डिस्टेंस के ऊपर अगर हम एक ही मैग्नेट में एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि जो एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ उससे दोगुनी होगी। ठीक है ना, जो एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली थी कल, उसकी स्ट्रेंथ इस इक्वेटोरियल लाइन की स्ट्रेंथ से कितनी होगी, दोगुनी होगी, यानी कि 2 टाइम्स होगी। ये दिख रही है हमें सीधी बात कि b1 वो क्या है हमारे पास 2b2 है, यानी कि b1, ठीक है, और b2 की स्ट्रेंथ को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब दोनों बराबर होंगी, यानी कि ये क्या है, इससे दोगुनी। समझ में आई ये बात? ये कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा क्वेश्चन है, अगर मान लो पूछ ले इसमें एक्सप्रेशन में कि भाई आप ये प्रूव करके दिखाओ कि जो हमारे पास b1 है वो ट्विस्ट है देन b2, ठीक है ना, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए सेम डिस्टेंस ऑन एक्सियल लाइन इज ट्विस्ट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सेम डिस्टेंस d ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो उसके लिए हमें ये रिलेशन निकाल के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए दोनों इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें डायरेक्शंस का थोड़ा सा कंपोनेंट्स वगैरह ब्रेक करने होते हैं, तो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पे एक बार कमेंट करें, जो भी चीज़ समझ में नहीं आई पूछें। ओके, थैंक यू।